हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर। डेली करंट अफेयर्स की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे दिसंबर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हाय, आई एम शिवम पांडे एंड जिन्होंने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत जाइए नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर हमसे जुड़ सकते हैं @नॉलेज शावर पर, आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं @नॉलेज शावर पर, और आप ट्विटर पर हमसे जुड़ सकते हैं @iShivam_Pandey_ पर और हमसे बात कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, हमने DU LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं और ये क्लासेस ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों मोड्स पर होंगी और हम लाइव क्लासेस लेंगे। हमारा DU LLB का रिज़ल्ट 100% रहता है, दैट मीन्स हमारे ज़्यादातर बच्चे सेलेक्ट होते ही होते हैं। इसके साथ साथ हम BHU LLB एंट्रेंस एग्ज़ाम की भी तैयारी कराते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने मॉक टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट कर दी है पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, करंट अफेयर एंड लीगल रीजनिंग पर, और ये मॉक टेस्ट केवल और केवल 999 रुपये के हैं। अगर आप इन मॉक टेस्ट के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं या इसके लिए रजिस्टर करना चाहते हैं तो नीचे गूगल फॉर्म दे रखा है, उस गूगल फॉर्म को भरिए। चलिए अब बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो आज का फर्स्ट क्वेश्चन, Recently, the Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India issued an order under Section 69 of the IT Act to block how many Chinese apps। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने चाइना की कुछ ऐप्स बैन की है। सो कितनी ऐप बैन की गई है? सो चाइना की 43 ऐप्स को बैन किया गया है। अब इसमें सेक्शन 69 का हवाला देते हुए इन ऐप्स को बंद किया गया है। सो सेक्शन 69 क्या है? सेक्शन 69 बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो कोई भी चीज़ जो कंप्यूटर रिसोर्स की या कंप्यूटर इंफॉर्मेशन की कोई भी चीज़ है उसको वो पब्लिक एक्सेस से बंद कर सकता है और ब्लॉक कर सकता है अगर भारत की अखंडता के ऊपर बात आए, भारत की संप्रभुता के ऊपर बात आए, या फिर डिफेंस के ऊपर बात आए इंडिया के, या फिर सिक्योरिटी की बात आए। मतलब 3 ग्राउंड्स हैं इसमें सेक्शन 69 में कि 3 ग्राउंड्स में वो किसी भी कंप्यूटर इंफॉर्मेशन को पब्लिक एक्सेस से ब्लॉक कर सकता है। पहला, sovereignty and integrity of the nation, secondly defense of India, and third security of state and public order। अब ये जो 43 ऐप हैं, ये ऐसा नहीं कि अभी अभी 43 कोई ऐप बंद हुई है। 43 ऐप तो बंद हुई हैं, इसके साथ साथ 177 ऐप जून में भी बंद कर दी गई थी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा। इसके साथ साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो मिनिस्टर हैं वो हैं रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद, और रविशंकर प्रसाद इंडिया के लॉ मिनिस्टर भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द चीफ ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के चीफ कौन हैं? सो इसके चीफ हैं संजय कुमार मिश्रा। संजय कुमार मिश्रा जी एनफोर्समेंट डायरेक्टर के चीफ हैं। ईडी जो होता है दैट इज़ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग इकोनॉमिक लॉ एंड फाइटिंग इकोनॉमिक क्राइम इन इंडिया। जो आर्थिक जितने भी कानून हैं और जो भी आर्थिक जो क्राइम हैं उनके अगेंस्ट फाइट करने का काम और इकोनॉमिक लॉज को एनफोर्स करने का काम ईडी का होता है। ईडी जो है वो इट्स अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस मिनिस्ट्री का ये पार्ट है और इस फाइनेंस मिनिस्ट्री की मिनिस्टर कौन है? वो है निर्मला सीतारमन। विच चैप्टर ऑफ CRPC टॉक्स अबाउट बेल? सो बेल के बारे में कौन सा चैप्टर बात करता है CRPC का? सो चैप्टर 33 ऑफ CRPC टॉक्स अबाउट बेल, एंड इस चैप्टर 33 में सेक्शन 436 से लेके 439 जो है वो बेल के बारे में बात करते हैं, जिसमें एक सेक्शन है 438 ऑफ CRPC विच टॉक्स अबाउट एंटीसिपेटरी बेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर? सो गवर्नर की पार्डनिंग पावर के बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है? सो आर्टिकल 161 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर। सो पार्डनिंग पावर की अगर मैं बात करूं, गवर्नर के पास 5 पार्डनिंग पावर होती हैं, दैट इज पावर टू पार्डन, कंप्लीटली किसी भी सेंटेंस को पार्डन कर देना, पावर टू रिस्पाइट, रेमिशन, इसके साथ साथ रिप्राइव एंड कॉम्यूटेशन। ये 5 पावर होती हैं गवर्नर के पास, 5 पार्डनिंग पावर होती हैं। अगर मैं बात करूं पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, सो आर्टिकल 72 जो है वो पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट की बात करता है। सो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर और पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, इसमें डिफरेंस ये है कि
प्रेसिडेंट जो है वो डेथ पेनल्टी को पार्डन कर सकता है, बट गवर्नर जो है वो डेथ पेनल्टी को पार्डन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिसडिक्शन कौन से आर्टिकल में बताई गई है। सबसे पहले ओरिजिनल जुरिसडिक्शन होती क्या है। देखिए, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन वो जुरिसडिक्शन होती है जिसमें आप डायरेक्टली केस लेकर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो बिना अपील के। ऐसी 3 कंडीशन है जिसमें आप डायरेक्टली जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। पहला, अगर कोई भी मैटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी स्टेट के बीच में है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, जिसमें कोई भी स्टेट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। इसके साथ साथ अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस कोई भी एक स्टेट एक साइड पे है और दूसरी साइड पे 1 या 2 स्टेट हैं, उस केस में भी इन दोनों में से कोई भी पार्टी सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकती है। एंड लास्ट इज, अगर 2 स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट है तब भी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाया जा सकता है। एंड ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये आर्टिकल 131 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसकी बात करता है। इसके साथ साथ जो रिट जुरिसडिक्शन होता है इसमें भी आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। और आर्टिकल 32 5 रेमेडीज़ की बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। एंड आर्टिकल 32 को हम हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसके साथ साथ जो कॉन्सेप्ट ऑफ रिट है ये बोरो किया गया था ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो सेटअप हुआ था, स्टैब्लिश हुआ था, वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। और सुप्रीम कोर्ट से पहले हमारे देश में फेडरल कोर्ट था जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत स्टैब्लिश हुआ था। नाउ द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, पहले चीफ जस्टिस कौन थे सुप्रीम कोर्ट के, वो थे कन्या जी, जस्टिस कन्या। एंड अभी प्रेजेंटली जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं एस ए बोबडे इज करेंटली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट है वो दिल्ली में, इसका हेड ऑफिस है, दिल्ली में बैठती है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन दिल्ली के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट और भी जगह बैठ सकती है। एंड आर्टिकल 130 बात करता है कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ सिट करेगी, वो दिल्ली में ही सिट करेगी। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट इज द गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस इज रिलेटेड टू परमानेंट कमीशन फॉर वुमेन इन आर्मी। देखिए, वुमेन के लिए परमानेंट कमीशन होना चाहिए आर्मी में। रिसेंटली एक केस बहुत फ्लैश हुआ था एंड इससे रिलेटेड एक न्यूज़ भी आई है कि जिस हिसाब से भर्तियां होनी चाहिए थी, सिलेक्शन होने चाहिए थे, उस हिसाब से नहीं हुए। किस केस में परमानेंट कमीशन फॉर वुमेन की बात हुई थी कि वुमेन को भी अब आर्मी में टेम्परेरी की बजाय, शॉर्ट सर्विस की बजाय अब परमानेंट कमीशन मिलना चाहिए। ये बात हुई थी बबीता पुनिया एंड अदर्स केस। बबीता पुनिया का केस था, उसमें ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि वुमेन को भी परमानेंट कमीशन मिलना चाहिए आर्मी में। अब अगर मैं बात करूं सायरा बानो केस के बारे में, सायरा बानो केस जो था वो ट्रिपल तलाक से रिलेटेड था। शाह बानो जो केस था वो था यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड आर्टिकल 44 जो है वो डीपीएसपी का पार्ट है। डीपीएसपी का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने बोरो कहाँ से किया था, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से किया था। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने एक चीज़ और क्या बोरो की थी, नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा के मेंबर के नॉमिनेशन का कॉन्सेप्ट हमने बोरो किया था। प्रेसिडेंट, इंडिया में प्रेसिडेंट कितने मेंबर्स को राज्यसभा में नॉमिनेट करता है। इंडिया में प्रेसिडेंट जो है 12 मेंबर्स को राज्यसभा में नॉमिनेट करता है। नेक्स्ट वन इज विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है। आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसका एक लीडिंग केस है मेनका गांधी का केस। मेनका गांधी का केस बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है इसमें। इसके साथ साथ आर्टिकल 14, 19 एंड 21 ये 3 आर्टिकल गोल्डन ट्राइंगल बोले जाते हैं। विच आर्टिकल इज नोन एज गोल्डन ट्राइंगल, आर्टिकल 14, 19 एंड 21। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हार्ट एंड सोल है आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 5 रिट हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टियोररी, प्रोहिबिशन एंड क्वा वारंटो। कॉन्सेप्ट कहाँ से बोरो किया गया था, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया था। ओके, विच सेक्शन ऑफ आईपीसी टॉक्स अबाउट डिफेमेशन। डिफेमेशन के बारे में कौन सा सेक्शन बात करता है, सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी टॉक्स अबाउट डिफेमेशन। अब आईपीसी की अगर मैं बात करूं, आईपीसी ड्राफ्ट किया गया था फर्स्ट लॉ कमीशन द्वारा और इस फर्स्ट लॉ कमीशन के चेयरमैन कौन थे, लॉर्ड मैकले। लॉर्ड मैकले इसके चेयरमैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइना लॉन्च द चैंग ई
5 लूनर मिशन बाय विच रॉकेट? अभी अभी चाइना ने एक चैंगी 5 लूनर मिशन लॉन्च किया है एंड ये उसने कौन से रॉकेट से लॉन्च किया है? सो ये किया है मार्च 5 रॉकेट, मार्च 5 रॉकेट से उसने लॉन्च किया है और ये किया गया है वेंगचैंग स्पेस लॉन्च सेंटर, वेंगचैंग WENCHANG, वेंगचैंग स्पेस लॉन्च सेंटर, यहाँ से ये लॉन्च किया गया है। इसके साथ साथ चाइना का जो ऑफिशियल स्पेस एजेंसी है वो है नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना, दैट इज़ चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके साथ साथ अगर मैं जापान की बात करूं सो उसकी स्पेस एजेंसी है जाक्सा। रशिया की बात करूं तो रॉस्कोमॉस इसकी स्पेस एजेंसी है। यूएसए की बात करूं तो नासा इसकी ऑफिशियल स्पेस एजेंसी है एंड इसकी जो कमर्शियल विंग है जो यूएस में वो है स्पेस एक्स कमर्शियल विंग है और स्पेस एक्स के जो सीईओ हैं वो हैं एलॉन मस्क इसके सीईओ हैं। इसके साथ साथ एलॉन मस्क की एक और कंपनी है टेस्ला। इंडिया की अगर मैं बात करूं इंडिया की स्पेस एजेंसी की, सो इंडिया की स्पेस एजेंसी है इसरो इसकी स्पेस एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में एंड इसकी कॉमर्शियल विंग है अंतरिक्ष इसरो की कॉमर्शियल विंग है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हु इज़ द हेड ऑफ द इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 4th ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन क्रिमिनल फाइनेंसेस एंड क्रिप्टो करेंसी वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन? एक 4th ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुआ है क्रिप्टो करेंसी और क्रिमिनल फाइनेंस के ऊपर। सो ये ऑर्गेनाइज हुआ है, किया गया है, किसने ऑर्गेनाइज किया है? इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय ऑल ऑफ द अबव, दैट इज़ इंटरपोल, यूरोपोल और द बेसल्स इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस, इन तीनों ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया है। सो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। अगर मैं इंटरपोल की बात करूँ, इंटरपोल स्टैंड फॉर इंटरनेशनल पुलिस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लियोन फ्रांस में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए इंटरपोल का हेडक्वार्टर। उसके बाद यूरोपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? द हेग नीदरलैंड। द हेग में और किसका हेडक्वार्टर है? ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इट इज़ वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। इसके साथ साथ द बेसल्स इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेसेल में, बेसेल स्विट्जरलैंड। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following won the Best Drama Series Award in the 48th International Emmy Award? 48th International Emmy Award में किसको बेस्ट ड्रामा सीरीज़ का अवार्ड दिया गया था? सो ये दिया गया है डेली क्राइम को ये अवार्ड मिला है। डेली क्राइम जो है 2012 का जो दिल्ली गैंग रेप था उसके ऊपर बेस्ड है। इसके साथ साथ इसके जो राइटर हैं वो हैं रिची मेहता इसके राइटर हैं एंड ये सीरीज़ जो अवेलेबल थी ये थी नेटफ्लिक्स पे ये सीरीज़ अवेलेबल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज़ द फर्स्ट अरब वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल पब्लिशर्स एसोसिएशन? जो इंटरनेशनल पब्लिशर एसोसिएशन है उसकी पहली महिला प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट की गई है? पहली अरब महिला। सो पहली अरब महिला जो अपॉइंट की गई हैं वो हैं शेखा बदौर अपॉइंट की गई हैं। IPA इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है एंड ये जो है दूसरी महिला हैं जिन्होंने ये पोजीशन एक्वायर की है एंड पहली अरब महिला हैं। ओके, फर्स्ट कंट्री टू मेक द सैनिटरी प्रोडक्ट फ्री, कौन सी पहली कंट्री जिसने सैनिटरी प्रोडक्ट्स को फ्री कर दिया है? वो है स्कॉटलैंड इज़ द फर्स्ट कंट्री, वेरी इंपॉर्टेंट। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया? सो 15th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? NK सिंह इज़ द चेयरमैन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन। KC न्योर्जी जो थे वो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे। फाइनेंस कमीशन की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है फाइनेंस कमीशन की। फाइनेंस कमीशन इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड इसका फाइनेंस कमीशन का टर्म होता है 5 ईयर का। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जिनेवा फॉर 3 ईयर टर्म? एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जिनेवा का किसको उसके लिए इलेक्ट किया गया है? सो ये इलेक्ट किए गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू कैग भी हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड आर्टिकल 148 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग जो है वो होता है गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स। इसके साथ साथ कैग इज़ द
फिलोसफर एंड गाइड ऑफ द PAC। PAC मतलब पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। अगर मैं IPU की बात करूं तो IPU का हेडक्वार्टर है जिनेवा में एंड इसके प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर डुआर्ते पैचियो। डॉक्टर डुआर्ते पैचियो। गिरीश चंद्र मुर्मू जो फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर थे कहाँ के, J&K के। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि प्रेजेंटली कौन है लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर का। 17th, स्टडी ऑफ बर्ड इज़ नोन एज। सो स्टडी ऑफ बर्ड को हम क्या कहते हैं? सो स्टडी ऑफ बर्ड इज़ नोन एज ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी इज नोन एज द स्टडी ऑफ बर्ड। हु इज द बर्ड मैन ऑफ इंडिया? बर्ड मैन ऑफ इंडिया इज डॉक्टर सलीम अली। सलीम अली जो थे वो बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहलाए जाते थे। सलीम अली के नाम पे दो चीज़ें हैं, पहला तो बर्ड सेंचुरी है और ये बर्ड सेंचुरी जो है ये है गोवा में, एंड नेक्स्ट वन इज़ नेशनल पार्क जो है जम्मू एंड कश्मीर में। सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि एंटोमोलॉजी किस लिए होती है, एंड कॉस्मोलॉजी इज रिलेटेड टू स्टडी ऑफ स्पेस, एंड आप मुझे बताएंगे पैलेंटोलॉजी भी किस संदर्भ में यूज़ किया जाता है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, नेक्स्ट वन इज ऑथर ऑफ द बुक रिपोर्टिंग इंडिया माई 70-year जर्नी एज अ जर्नलिस्ट। ये किसने लिखा है इस बुक को? सो इस बुक को लिखा है प्रेम प्रकाश जी ने। अभी रिसेंटली ओबामा की एक किताब आई थी जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि उनकी वो रिसेंट किताब कौन सी थी। ओके, 19th, हु वॉन द 2020 बुकर्स प्राइज। 2020 बुकर्स प्राइज किसे मिला है? सो ये मिला है डॉगलस स्टुअर्ट को। डॉगलस स्टुअर्ट को उनकी किताब शगी ब्रेन के लिए ये प्राइज मिला है, द 2020th बुकर्स प्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीलीभीत टाइगर रिजर्व इज इन विच स्टेट? पीलीभीत टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में है? सो इट इज़ इन उत्तर प्रदेश। इसके साथ साथ उत्तराखंड में भी एक टाइगर रिजर्व है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, एंड मध्य प्रदेश में है कान्हा टाइगर रिजर्व। Next one is who is the head of the panel formed by नीति आयोग to study the feasibility of Virgin Hyperloop in India? इंडिया में हाइपरलूप के पैनल को बनाने के लिए नीति आयोग ने एक पैनल गठित किया है। इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन हैं VK सारास्वत इसके चेयरमैन हैं। इसके साथ साथ जो नीति आयोग के चेयरमैन हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, एंड अभी प्रेजेंटली हैं नरेंद्र मोदी जी। इसके साथ साथ इसके वाइस चेयरमैन जो हैं वो हैं राजीव कुमार, एंड नीति आयोग के CEO जो हैं वो हैं अमिताभ कांत। और अगर मैं हाइपरलूप की बात करूं सो हाइपरलूप जो है इसमें एक इंडियन भी शामिल थे और वो थे तनय मुखर्जी, जो पहले इंडियन थे जो इसकी टेस्ट ड्राइव में भी उन्होंने पार्ट लिया था। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है VK सारास्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मलयालम फिल्म इज़ नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर इन 2020? सो जल्लीकट्टू जो है ये एक मलयालम फिल्म है जो अभी अभी नॉमिनेट हुई है भारत की तरफ से ऑस्कर में। अगर मैं बात करूं दिल्ली क्राइम की, सो इसको 48th एमी अवार्ड में अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ द फादर ऑफ द इंडियन कंप्यूटर इंडस्ट्री हु रिसेंटली पास्ड अवे? सो फादर ऑफ द इंडियन कंप्यूटर इंडस्ट्री कौन थे? सो FC कोहली वॉज द फादर ऑफ द इंडियन कंप्यूटर इंडस्ट्री। Next, recently DRDO has developed a heavy-weighted torpedo which is delivered to Indian Navy. What is the name of that torpedo? So DRDO ने अभी एक टॉर्पीडो इंडियन नेवी को भेंट किया है। सो उस टॉर्पीडो का क्या नाम है? सो उस टॉर्पीडो का नाम है वरुणास्त्र, एंड DRDO स्टैंड्स फॉर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ साथ इसके जो हेड हैं वो हैं सतीश रेड्डी इसके हेड हैं, एंड इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में DRDO का। नेक्स्ट, द ESMA इज अ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अंडर विच लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? सो ESMA इज एन एक्ट, और ये जो एक्ट है ये पार्लियामेंट ने भी अभी बनाया है, और ये कौन सी लिस्ट के तहत बनाया गया है? सो कंकरेंट लिस्ट में यूनियन गवर्नमेंट ने इस एक्ट को बनाया है कंकरेंट लिस्ट के थ्रू, और इंडिया में 7th शेड्यूल जो है वो 3 लिस्ट की बात करता है।
यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। और इसी लिस्ट के तहत 33 जो एंट्री थी, 33rd एंट्री विच एनेबल द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्रीज डिक्लेयर टू बी अंडर यूनियन कंट्रोल, उसी के तहत उन्होंने ये बनाया है। ESMA स्टैंड्स फॉर एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट। इसके साथ साथ आर्टिकल 369 भी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये आर्टिकल 369 भी पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि वो कुछ इसेंशियल कमोडिटीज़ को लेकर लेजिस्लेट कर सके। अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूँ, एग्रीकल्चर इज़ अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट, और ये एंट्री 14 ऑफ द स्टेट लिस्ट में दे रखा है। इसके साथ साथ एजुकेशन की बात करूँ, सो इट इज़ अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ कंकरेंट लिस्ट, और एजुकेशन को बाय 42nd अमेंडमेंट इसमें डाला गया था कंकरेंट लिस्ट में। नेक्स्ट वन इज हु रैंक्ड फर्स्ट इन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020। सो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स GTI में 2020 में टॉप किसने किया है? सो अफगानिस्तान को ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में सबसे टॉप पर जगह मिली है। भारत इसमें 8वें नंबर पर है। अफ़गानिस्तान की मैं बात करूं तो इसके जो प्रेसिडेंट हैं अफ़गानिस्तान के, वो हैं अशरफ घानी, इसके प्रेसिडेंट हैं। GTI दैट इज़ ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ये एक एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करता है, एंड ये पब्लिश होती है बाय इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा, और इसके फाउंडर हैं स्टीव कलेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द वर्ल्ड फिशरी डे 2020 ऑब्जर्व्ड? सो वर्ल्ड फिशरी डे जो है वो 21 नवंबर को ऑब्जर्व हुआ था। वर्ल्ड फिशरी डे बेसिकली ये ब्लू रेवोल्यूशन को सिग्निफाई करता है। ब्लू रेवोल्यूशन जिसके फादर थे हीरा लाल चौधरी एंड डॉक्टर अरुण कृष्णन, ये एक्वा कल्चर इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए ये ब्लू रेवोल्यूशन लॉन्च किया गया था। अब मैं 2-3 रेवोल्यूशन की और आपको बात बता देता हूँ। फर्स्ट इन ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन के लिए लाया गया था, और इसके जो फादर थे वो थे MS स्वामीनाथन। उसके बाद वाइट रेवोल्यूशन जो मिल्क प्रोडक्शन के लिए था, इसके फादर थे वर्गीस कुरियन, एंड वर्गीस कुरियन अमूल के भी फाउंडर थे। उसके बाद गोल्डन रेवोल्यूशन की मैं बात बताऊँ आपको। गोल्डन रेवोल्यूशन प्रोडक्शन ऑफ हनी एंड हॉर्टिकल्चर, एंड गोल्डन रेवोल्यूशन के जो फादर थे वो थे निरपक टुटराज। इसके साथ साथ जो हॉर्टिकल्चर होता है, हॉर्टिकल्चर इज द स्टडी और प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग फ्लावर्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्पैट इज अ नवल एक्सरसाइज बिटवीन विच 2 कंट्री? सो कॉर्पैट एक नवल एक्सरसाइज है, ये किन 2 देशों के बीच में हुआ था? सो कॉर्पैट नवल एक्सरसाइज इज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। रिसेंटली मालाबार एक्सरसाइज जो होती है वो होती है इंडिया, US, जापान, एंड इस बार ऑस्ट्रेलिया ने भी पार्टिसिपेट किया था इसमें। इसके साथ साथ अभी रिसेंटली सिम्बेक्स हुई है, सिम्बेक्स 20, और ये हुआ है सिंगापुर एंड इंडिया के बीच में। एंड नेक्स्ट वन इज सिटमेक्स 20, जिसमें इंडिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ लॉन्च द दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक फॉर फ्री मेडिकल हेल्प टू वुमेन? वुमेन को फ्री मेडिकल हेल्प के लिए दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक लॉन्च किया गया है, और ये किसने लॉन्च किया है? ये छत्तीस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। छत्तीस गवर्नमेंट, इसके जो CM हैं वो हैं भूपेश बाघेल, एंड छत्तीसगढ़ में नेशनल पार्क है इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगेर वैली नेशनल पार्क। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड हेलो इनिशिएटिव टू काउंटर द मिस इन्फॉर्मेशन अराउंड कोविड-19 वैक्सीन? सो ये हेलो इनिशिएटिव जो है वो किसने लॉन्च किया है? वो क्या है? यूनाइटेड नेशंस ने। यूनाइटेड नेशन जो जिसके जनरल सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गुटेरेस। इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन फॉर्म हुआ था 24 अक्टूबर 1945, एंड इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। एंड यूनाइटेड नेशंस हैव 6 principal organs. The United Nations organizations have 6 principal organs. So friends, thank you so much. That's all for today. आप हमारे कोर्सेज के लिए सब्सक्राइब करना चाहें तो आप कर सकते हैं, एंड अगर आपको कुछ भी पूछना है, जानना है, तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस. थैंक यू सो मच.